4 सितंबर 1957 की बात है। सुबह के लगभग 11 बजे होंगे। लोकसभा सचिवालय में एक फाइल रखी गई थी। इसमें 3 सांसदों का एक सवाल था, अनस्टार्ट क्वेश्चन नंबर 321। पूछने वालों में एक नाम था राम सुवक सिंह। सवाल ये था कि 3 अगस्त 1957 को द स्टेटमेंट अखबार में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन मतलब LIC ने कानपुर की एक प्राइवेट कंपनी में 1 करोड़ रुपए का निवेश किया है। तो ये बताया जाए कि वो कंपनी कौन सी है और कितना पैसा लगाया गया और ऐसा क्यों किया गया। इस सवाल का जवाब देने के लिए वित्त मंत्रालय को 10 दिन मिले और 14 सितंबर को डिप्टी फाइनेंस मिनिस्टर बलिराम भगत ने जवाब दिया कि LIC ने कानपुर मुख्यालय वाली किसी एक प्राइवेट कंपनी में 1 करोड़ रुपए का कोई निवेश नहीं किया है। तकनीकी तौर पर यह जवाब बिल्कुल सही था, क्योंकि पैसा एक कंपनी में नहीं 6 कंपनियों में लगा हुआ था और उन सबका मुख्यालय कानपुर नहीं था। लेकिन इसी तकनीकी सही जवाब ने जन्म दिया आजाद भारत के पहले बड़े वित्तीय घोटाले को। एक ऐसा घोटाला जिसमें 55 लाख पॉलिसी होल्डर्स का पैसा था, जिसमें प्रधानमंत्री नेहरू और उनके दामाद फिरोज गांधी के बीच की दरार को सार्वजनिक कर दिया और जिनके नतीजे ये थे कि देश के वित्त मंत्री को उसी दिन इस्तीफा देना पड़ा। ये कहानी है हरिदास मुंदड़ा नाम के एक शख्स की, जिसने बल्ब बेचना शुरू किया और 4 करोड़ रुपए के साम्राज्य का मालिक बन गया। उस समय 4 करोड़ रुपए बहुत बड़ी रकम हुआ करती थी। जिसने बैंकों से 16 करोड़ रुपए उधार लिए और उसके बदले में एक ही शेयर के 4 फर्जी सर्टिफिकेट गिरवी रख दिए। ये कहानी सिर्फ एक स्कैमर की नहीं है, ये उस सिस्टम की कहानी है जिसने उसे इतना बड़ा बनने दिया। ये उस सरकार की कहानी है जिसने एक गिरते हुए कारोबारी को बचाने के लिए जनता का पैसा तक लगा दिया। और ये उस सांसद की कहानी है जिसने अपने ससुर की सरकार को हिलाकर रख दिया था, सिर्फ इसलिए क्योंकि चुप्पी अपराध थी। 1940 में कोलकाता में एक नौजवान सड़क दर सड़क घूमता है। उसके बैग में फिलिप्स कंपनी के इलेक्ट्रिक बल्ब थे और नाम था हरिदास मुंदड़ा। टाइम मैगजीन ने मार्च 1958 में लिखा था कि मुंदड़ा ने अपना साम्राज्य फास्ट डील और स्टॉक जगलिंग से खड़ा किया, यानी तेज सौदे और शेयरों को इधर उधर घुमाने की कला। उसका फार्मूला बिल्कुल साफ था। वो छोटी कम जानी पहचानी कंपनियों के शेयर खरीदता था जिन कंपनियों पर किसी की नजर नहीं थी। फिर शुरू होता है सर्कुलर ट्रेडिंग का खेल। मुंदड़ा अपने ही नेटवर्क में बार बार शेयर खरीदता था और बेच देता था। एक ही शेयर एक दिन में 5-6 बार हाथ बदलता था। बाजार में लगता था कि इस कंपनी में जबरदस्त डिमांड है। डिमांड बनाने के बाद शुरू होता था अफवाहों का दौर। मुंदड़ा के एजेंट बाजार में खबर फैलाते थे कि फला कंपनी को बड़ा ऑर्डर मिला है, फला कंपनी का मुनाफा दोगुना होगा। कई बार ये खबरें झूठी होती थी, कई बार बड़ा चढ़ाकर बताई जाती थी। शेयर का भाव आसमान छूता था, जनता लपकती थी और तब मुंदड़ा अपने सारे शेयर बेचकर निकल जाता था। प्रॉफिट होने के थोड़ी देर बाद ही शेयर का भाव गिरने लग जाता था। कुछ आंकड़े बताते हैं कि 1950 के दशक तक ये मुंदड़ा का साम्राज्य 4 करोड़ रुपए, मतलब आज के हिसाब से अगर देखा जाए तो 800 करोड़ रुपए के बराबर है। 1956 में पहली बार मुंदड़ा पकड़ा गया। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने उस पर फर्जी शेयर सर्टिफिकेट बेचने का आरोप लगाया, लेकिन केस आगे नहीं बढ़ा। मुंदड़ा बच निकला और अगले ही साल 1957 में उसका साम्राज्य बिखरने लगा। उसने 6 कंपनियां खरीद रखी थी, रिचर्डसन क्रेडेस, जेपसन एंड कंपनी, स्मिथ, स्नैनी स्प्रिट्स, ऑसलर लैम्स और एग्लेनो ब्रदर्स और ब्रिटिश इंडिया कॉर्पोरेशन। ये सारी कंपनियां डूबने की कगार पर थीं। इसमें मुंदड़ा के लाखों शेयर थे। अगर ये कंपनियां डूबी तो मुंदड़ा का पूरा साम्राज्य ढह जाता। उसे चाहिए था एक मददगार, एक ऐसा संस्थान जिसके पास इतना पैसा हो कि वो इन डूबती कंपनियों को खड़ा कर सके। 1956 में, एक साल पहले ही, संसद ने जीवन बीमा निगम एक्ट पास किया था। देश की 245 प्राइवेट बीमा कंपनियों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। एक नई संस्था बनी, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया मतलब LIC। LIC के पास था करीब 500 करोड़ रुपए का निवेश योग्य फंड। मुंदड़ा ने जब अपना जाल बिछाया उस वक्त उस पर बैंकों का करीब 16 करोड़ रुपए बकाया था। आज के हिसाब से ये रकम करीब 3000 करोड़ रुपए के बराबर है। उसमें सबसे बड़ा कर्जदार था स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। और समस्या ये थी कि मुंदड़ा ने जो शेयर गिरवी रखे थे उसमें से कई फर्जीवी थे। चागला कमीशन की रिपोर्ट में दर्ज है कि मुंदड़ा ने एक ही कंपनी के शेयर सर्टिफिकेट की 4 कॉपियां बना ली थी। एक ही शेयर अलग अलग बैंकों में गिरवी रख दिया था। अब सरकार के सामने 2 रास्ते थे। पहला कि मुंदड़ा को डिफॉल्ट करने दो, बैंकों का 16 करोड़ डूबेगा, बैंकिंग सिस्टम पर संकट आएगा और लाखों जमाकर्ताओं का पैसा फंस जाएगा। दूसरा था किसी तरह मुंदड़ा को बचाओ, उसकी कंपनियों में पैसा डालो ताकि वो बैंकों का कर्ज चुका सके। सरकार ने दूसरा रास्ता चुना। कुछ आंकड़े बताते हैं कि 1957 में LIC ने मुंदड़ा की 6 कंपनियों में 1,26,86,100 रुपए का निवेश किया था। यह LIC द्वारा अब तक का सबसे बड़ा एकल निवेश था। लेकिन यह निवेश बाजार भाव पर नहीं हुआ। मुंदड़ा की कंपनियों के शेयर का भाव 10 रुपए के आसपास था। LIC ने वही शेयर 14 रुपए के भाव पर खरीदे और इस कीमत पर फैसला लिया गया बिना LIC के इन्वेस्टमेंट कमेटी को बताए। कमेटी को इस डील के बारे में बाद में बताया गया था, जब सब कुछ फाइनल हो चुका था।
3 अगस्त 1957 द स्टेटमेंट अखबार के दिल्ली एडिशन में एक छोटी सी खबर छपी। एलआईसी ने कानपुर की एक प्राइवेट कंपनी में 1 करोड़ रुपए का निवेश किया। ये खबर किसने दी आज तक किसी को नहीं पता, लेकिन इस खबर ने जो किया वो आगे चलकर जंगल में आग लगाने के बराबर था। कांग्रेस सांसद राम सुभग सिंह ने ये खबर पढ़ी तो उत्तर प्रदेश से नेता थे, कानपुर उनके इलाके का ही शहर था। उन्होंने फैसला किया कि इस मामले की हर तह तक जाएंगे। 4 सितंबर को उन्होंने सवाल दाखिल किया। 14 सितंबर को जवाब आया कि ऐसा कोई निवेश नहीं हुआ है, लेकिन राम सुभग सिंह को संतोष नहीं हुआ। उन्होंने और गहराई से पड़ताल शुरू की। उनके साथ जुड़े हुए थे एक सांसद, रायबरेली से निर्वाचित सांसद फिरोज गांधी जवाहरलाल नेहरू के दामाद, इंदिरा गांधी के पति राजीव गांधी और संजय गांधी के पिता। लेकिन उस वक्त वो सिर्फ एक सांसद थे जो लगातार दूसरी बार जीत कर आए थे। फिरोज का एलआईसी से पुराना नाता था। 1955 में ही उन्होंने संसद में रामकृष्ण डालमिया के घोटाले का पर्दाफाश किया था। डालमिया जेल गए थे और उसी केस की पड़ताल में पता चला कि प्राइवेट बीमा कंपनियों में कितना बड़ा भ्रष्टाचार भरा हुआ है, जिसके बाद सरकार ने बीमा कंपनियों का भी राष्ट्रीयकरण किया था। इसलिए फिरोज एलआईसी को संसद की संतान कहते थे और अब वही संतान जिसे उन्होंने जन्म दिया था उसी पर सवाल उठ रहे थे और फिरोज चुप नहीं बैठ सकते थे। 16 सितंबर 1957 में लोकसभा में एक जोरदार बहस चली। फिरोज गांधी अपनी सीट से उठे। उन्होंने वित्त मंत्री टीटी कृष्णमाचारी की तरफ देखा और फिर कहा, आज सदन में कड़ी फायरिंग और करारे वार होंगे, क्योंकि जब मैं वार करता हूं तो करारा करता हूं। उन्होंने टीटीके की तरफ इशारा किया। फिरोज गांधी ने कहा कि मेरे एक साथी सांसद ने मुझसे कहा कि वित्त मंत्री का बयान चट्टान की तरह मजबूत है, तो फिर देखते हैं अपने पहले ही शॉट से मैं उस चट्टान को तोड़ पाता हूं या नहीं। फिर उन्होंने वो सवाल दागा जिसने सरकार की नींव हिला दी थी। क्या नवगठित जीवन बीमा निगम ने देश के 55 लाख पॉलिसी होल्डर्स के प्रीमियम के पैसे का इस्तेमाल एक कुख्यात शेयर सटोरी हरिदास मुंद्रा के शेयर को बाजार भाव से ऊपर खरीदने में किया है? टीटी कृष्णमाचारी ने तबाक से जवाब दिया कि ये सच नहीं है। फिरोज गांधी ने अपने बैग से कागज निकाले, दस्तावेज निकाले, तारीखें दिखाई, नंबर, और एक एक करके सारे सबूत सामने रखने लगे। टीटी के पीछे हटने लगे। उन्होंने कहा, हो सकता है कि मुझे पूरी जानकारी नहीं दी गई हो। सदन में हंगामा मच गया। प्रधानमंत्री नेहरू बगल की सीट पर बैठे सब देख रहे थे। चेहरे पर कोई भाव नहीं था। दबाव इतना बड़ा कि सरकार को झुकना पड़ा। 24 दिसंबर 1957 को प्रधानमंत्री नेहरू ने घोषणा की, मामले की जांच के लिए सदस्य आयोग बनेगा। अध्यक्ष होंगे बॉम्बे हाईकोर्ट के पूर्व जस्टिस MC चागला। जस्टिस चागला ने पहले ही दिन को साफ कर दिया, ट्रांसपेरेंट और सार्वजनिक जांच ये सुनिश्चित करने का बहुत जरूरी साधन है कि फैसला निष्पक्ष और न्याय संगत हो। जनता को यह जानने का अधिकार है कि फैसला किस आधार पर लिया गया है। सुनवाई शुरू हुई। रोज सैकड़ों लोग कोर्ट के रूम के बाहर खड़े हुए थे। अंदर बैठने की जगह भी नहीं थी। कुछ आंकड़े बताते हैं कि चागला कमीशन ने महज 24 दिनों में ही जांच पूरी करके रख दी थी। गवाही देने आए थे HT पारेख, ICICI के डिप्टी जनरल मैनेजर और LIC इन्वेस्टमेंट कमेटी के सदस्य। उन्होंने कहा कि अगर कमेटी से सलाह ली जाती तो हम मुंद्रा के 1956 के फर्जी शेयर प्रकरण के बारे में बता देते। ये निवेश कभी मंजूर ही नहीं होता। टीटी कृष्णमाचारी वित्त मंत्री, उन्होंने दावा किया कि मैंने सिर्फ इतना कहा था कि इस मामले को देखिए, मैंने कोई आदेश नहीं दिया किसी तरीके का। लेकिन चागला ने अपनी रिपोर्ट में साफ लिखा कि वित्त मंत्री संवैधानिक और नैतिक रूप से पूरी तरह जिम्मेदार है। वे अपने सचिव के कामों से पल्ला नहीं झाड़ सकते। चागला कमीशन की रिपोर्ट में दर्ज हुआ कि मुंद्रा ने 1957 के चुनाव में कांग्रेस पार्टी को 2.5 लाख रुपए का चंदा दिया था, 1 लाख रुपए यूपी कांग्रेस को और 1.5 लाख रुपए AICC को। 18 फरवरी 1958 में चागला कमीशन की रिपोर्ट सार्वजनिक हुई। उसी दिन टीटी कृष्णमाचारी ने वित्त मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। नेहरू ने इस्तीफा स्वीकार किया, लेकिन वे खुद इस फैसले से खुश नहीं थे। बाद में उन्होंने IB डायरेक्टर BN मुल्लिक से अलग से जांच कराई, जिसमें कहा गया कि किसी ने व्यक्तिगत लाभ नहीं लिया इसमें। 1962 में नेहरू TTK को वापस कैबिनेट में लेकर के आए, लेकिन उस दिन 18 फरवरी 1958 को देश के वित्त मंत्री ने इस्तीफा दिया था, अपने ही सांसदों के सवालों के आगे। अब सवाल यह है कि हरिदास मुंद्रा का क्या हुआ? वो दिल्ली के क्लैरिजेज होटल में महंगे सूट नंबर 113 में ठहरा हुआ था। कमरे का किराया था $30 प्रति दिन, जो उस वक्त की बहुत बड़ी रकम थी। 19 फरवरी 1958 की सुबह कल के 5 बजे केंद्रीय जांच ब्यूरो की टीम होटल पहुंची। मुंद्रा अपने कमरे में पूजा कर रहा था। वो रोज सुबह 3-4 घंटे पूजा किया करता था। अपने कमरे में चींटियों को दाना डालता था। पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया। आरोप थे कि आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी, फर्जी शेयर सर्टिफिकेट बनाना, जिसके चलते मुंद्रा लगभग 22 साल जेल में रहा। मामला यहीं खत्म नहीं हुआ। चागला कमीशन के बाद सरकार ने एक और कमेटी बनाई, जस्टिस विनय बोस की अध्यक्षता में। इस बोर्ड का काम था दो ICS अधिकारियों की भूमिका की जांच करना। HM पटेल वित्त सचिव,
वो वही अधिकारी थे जिनके पास मुंदला ने आरबीआई दफ्तर में बैठकें की थी। के.आर. कामत मतलब एलआईसी चेयरमैन। विवियन बोर्ड की रिपोर्ट कभी सार्वजनिक हुई नहीं, लेकिन मनी लाइफ और अन्य सोर्स के मुताबिक बोर्ड ने पाया कि वित्त सचिव एच.एम. पटेल को सेवा से हटाया जाना चाहिए। एलआईसी चेयरमैन के.आर. कमाल को अनिवार्य रिटायरमेंट दिया जाना चाहिए, लेकिन संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी ने इन सिफारिशों को नहीं माना। उन्होंने कहा पटेल सीधे तौर पर जिम्मेदार नहीं थे, कामत को सिर्फ फटकार लगाई जाए। विवियन बोस बोर्ड की रिपोर्ट में एक चौंकाने वाला वाक्य था कि हमें खेद है कि हमें पूरा सच नहीं बताया गया और हमें जो बताया गया उसमें से कम कुछ साफ और झूठ है। इस केस में सबसे ज्यादा बदनाम हुए एच.वी.आर. अयंगर, उस वक्त के आरबीआई गवर्नर। उन्होंने गवाही दी थी कि वित्त सचिव और वित्त मंत्री की मुलाकात के वक्त वे लंच की व्यवस्था में व्यस्त थे, इसलिए उन्हें बातचीत के बारे में कुछ याद नहीं है। लोगों ने उनका नाम रख दिया एच.वी.आर. लायंगर। 1977 में एच.एम. पटेल वही वित्त सचिव जिस पर मुंद्रा डीपू को अंजाम देने का आरोप था, देश के वित्त मंत्री बने। हरिदास मुंद्रा ने भारत के वित्तीय इतिहास को कई शब्द दिए और कई तरीके दिए जो आज भी बैंक घोटालों में दोहराए जाते हैं। नंबर 1, सर्कुलर ट्रेडिंग, एक ही शेयर को बार बार खरीद बेचकर वॉल्यूम बढ़ाना। आज सेबी ने इसे रोकने के नियम बना दिए, लेकिन तब ये बिल्कुल वैध था। दूसरा, एक ही शेयर के 4 सर्टिफिकेट। चागला कमीशन ने दर्ज किया मुंद्रा ने एक ही शेयर सर्टिफिकेट की 4 कॉपियां बनाई और अलग अलग बैंकों से उस कर्जा ले लिया, मतलब लोन ले लिया। तीसरा, बैंकों की सांप पर खेलना। मुंद्रा को पता था बैंक उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं करेंगे क्योंकि इससे उनकी अपनी लेन देन की लापरवाही खुल जाएगी। चौथा था राजनीतिक संरक्षण। मुंद्रा ने कांग्रेस को चंदा दिया। ये चंदा कानूनी था, लेकिन सवाल ये था क्या इस चंदे के बदले उसे सरकारी संरक्षण मिला? मुंद्रा केस के बाद भी आयकर विभाग ने उसके खिलाफ लंबित नोटिस वापस ले लिए थे। चागला कमीशन ने लिखा कि कुछ समझौता हुआ था, लेकिन वो समझौता क्या था ये आज तक किसी को नहीं पता। 6 जनवरी 2018 में हरिदास मुंद्रा का निधन हो गया। वो 90 साल से ज्यादा जिए। जेल से छूटने के बाद वो चुपचाप रहे। उनकी मौत पर कुछ अखबारों ने एक कॉलम में ही जगह दी बस। लेकिन मुंद्रा कांड सिर्फ एक आदमी की कहानी नहीं है, ये उस प्रणाली की कहानी है जहां सरकारी संस्थान राजनीतिक दबाव में फैसले लेते हैं। बैंक बिना पूरी जांच के करोड़ों रुपए का कर्ज उड़ा देते हैं। रेगुलेटरी मैकेनिज्म सिर्फ कागजों पर मजबूत होते हैं और सबसे बड़ी बात, जवाबदेही का सवाल हमेशा अनसुलझा रह जाता है। 1958 में एक वित्त मंत्री ने इस्तीफा दिया, 24 दिनों में जांच पूरी हुई, आरोपी जेल गया। ये रिकॉर्ड आज भी कायम है। 1992 के बाद हर्षद मेहता घोटाले की जांच में सालों लग गए। 2023 के अडानी हिडनबर्ग मामले में आज तक कोई अंतिम रिपोर्ट नहीं आई है। संयुक्त संसदीय समिति का गठन नहीं हुआ। मुंद्रा केस में एलआईसी का एक्सपोजर 1.26 करोड़ था। आज एलआईसी का अडानी समूह में एक्सपोजर हजारों करोड़ रुपए का है। 16 दिसंबर 1957 को फिरोज गांधी ने अपने भाषण के आखिरी में जो कहा था वो आज भी उतना ही ज्यादा सच है। जब इतने बड़े पैमाने की बातें हो रही हैं, जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ, तो चुप्पी एक अपराध बन जाती है। मुंद्रा कांड ने 3 बातें साबित करी। पहली, पारदर्शी जांच संभव है 24 दिनों में खुले दरवाजे के पीछे पूरी जनता के सामने। दूसरी, जवाबदेही तय की जा सकती है, वित्त मंत्री से लेकर के बैंक अधिकारी तक, कोई छोटा नहीं और कोई बड़ा नहीं। तीसरी, संसदीय सवाल सबसे मजबूत हथियार है, एक अनस्टार्ट क्वेश्चन जिसका जवाब टाल दिया गया, वही आगे चलकर सरकार गिराने के लिए काफी था। आज उसी संसद में सवाल पूछे जाने के दिन घटते जा रहे हैं, प्रश्नकाल स्थगित किया जा रहा है, अनस्टार्ट क्वेश्चन के जवाब औपचारिकता बनकर रह गए हैं। हरिदास मुंद्रा मर चुका है, टी.टी. कृष्णमाचारी, फिरोज गांधी, जस्टिस चागला, ये सब लोग आज इस दुनिया में नहीं है, लेकिन वो सिस्टम जिसने मुंद्रा को जन्म दिया वो आज भी जिंदा है। वही बैंक, वही एलआईसी, वही सरकारी गारंटी, वही राजनीतिक चंदा और वही पूछे गए सवाल। और शायद यही वजह है कि 1957 की ये कहानी आज भी अधूरी है, क्योंकि हर दशक में कोई ना कोई मुंद्रा पैदा होता है, कोई ना कोई एलआईसी डील होती है, कोई ना कोई वित्त मंत्री इस्तीफे से बच जाता है और हर बार चुप्पी अपराध बन जाती है। धन्यवाद।